हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आपके सामाजिक अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी होगी ये 12th क्लास। इससे पहले हमने एसएसटी के टोटल 11 क्लासेस को कंप्लीट कर लिया। तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। सभी आपके टॉपिक वाइज यहाँ पर क्लासेस ली जा रही हैं। यह आपके शिक्षक वर्ग के सभी वर्गों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका सहायक शिक्षक हो या शिक्षक हो या फिर आपका व्याख्याता हो। और प्लस आपके जो सीजी टेट है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और सी टेट के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सीजी व्यापम में आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें जो आपका इंडिया जीएस पूछा जाता है उसके लिए भी ये जो क्लास है वो बहुत ही काम आएंगी। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सके। और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही। तो जिन्हें भी अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम आपके गुप्ता वंश के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि गुप्त काल के बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। इसमें आपके आ जाएंगे समुद्रगुप्त। गुप्ता काल के अंतर्गत जितने भी आपके वंश के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है उन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस जो टॉपिक से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे और सबसे पहले इसकी थ्योरी करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे उन्हें इसी क्लास में सॉल्व करेंगे। तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं जो इनका राजनीतिक विकास था, पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट था, उसमें आप देख सकते हैं जो आपका 4वीं शताब्दी में मगध के एक नए साम्राज्य का उदय हुआ था। जो आपकी 4वीं शताब्दी थी उसमें आपके मगध में एक नए साम्राज्य का उदय हुआ था जिसका उत्तर भारत के अधिकांशतः भूभाग पर शासन था। जो मगध में एक नए साम्राज्य का उदय हुआ था उसमें जो उत्तर भारत था उसके अधिकांश भूभाग पर उनका शासन था। इस नए वंश का नाम ही था गुप्त वंश। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम भी आप इसमें याद रखेंगे कि जो गुप्त काल था उसे किस नाम से जाना जाता था, तो इसे स्वर्ण गुप्त के नाम से जाना जाता था, मतलब कि स्वर्ण युग के नाम से। इसके साथ ही जो 6वीं शताब्दी में थानेश्वर नामक जगह पर एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसे वर्धन वंश के नाम जाना जाता है। जो इसके बाद जो 6वीं शताब्दी में थानेश्वर नामक जगह पर एक नए राजवंश का उदय हुआ उसे वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। और इस वंश का महानतम जो शासक था वो हर्षवर्धन था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो वर्धन वंश का शासक कौन था, वो था आपका हर्षवर्धन। तो इसे भी आप इसमें याद रखेंगे। इसी समय जो दक्षिण भारत में चालुक्य एवं पल्लव जैसे राजवंशों का उदय हुआ था जिनके संरक्षण में भारतीय स्थापत्य कला का विकास हुआ। यहाँ पर जितने भी आपके राजाओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं उन सभी के नाम आप याद रखेंगे। इनसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे आप इसमें देख सकते हैं गुप्त वंश के बारे में आप देखेंगे। गुप्त जो वंश है, मतलब कि गुप्ता डायनेस्टी जो है उसके शासन का प्रारंभ श्री गुप्त द्वारा 3री शताब्दी में किया गया था। जो 3री शताब्दी थी उसमें ही श्री गुप्त के द्वारा ये जो गुप्ता वंश है उसका आरंभ किया गया था। और जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। जो चंद्रगुप्त प्रथम था वो गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। तो ये नाम भी आप इसमें याद रखेंगे। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। उसने जो उपाधि धारण की थी उसका नाम भी आप इसमें याद रखेंगे। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना 319 से लेकर 320 में की थी। ये भी डेट आप इसमें याद रखेंगे। जो गुप्त वंश की स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से लेकर 320 ईस्वी में की थी। गुप्त संवत तथा शक संवत के बीच 24 वर्षों का अंतर था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त बना। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखें। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त में लिखा गया है कि गुप्त साम्राज्य का एक महान शासक था। उसने 335 से लेकर 380 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति थी उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी एक एक पॉइंट आपके लिए बताए जा रहे हैं वो सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति थी उसे संस्कृत में लिखी गई थी। तो इसे भी आप याद रखेंगे, जिसकी रचना उसके दरबारी कवि हरिसेन ने की थी।
जो इनकी प्रशस्ति थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, ये भी इसमें आप याद रखेंगे। और जो उनके दरबारी कवि थे वो थे हरिसेन, तो इसका नाम भी आप इसमें याद रखेंगे। यह प्रशस्ति इलाहाबाद में अशोक के स्तंभ पर खुदी हुई है। जो यह प्रशस्ति है वो इलाहाबाद में अशोक के स्तंभ पर खुदी हुई है। यह एक विशेष प्रकार का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। आप इसमें देख सकते हैं, यद्यपि भारत में प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, उदाहरण के तौर पर गौतमी पुत्र शातकर्णी की प्रशस्ति, परंतु गुप्त काल में प्रशस्तियों का महत्व और अधिक बढ़ गया। इसके पहले जो हमने गौतमी पुत्र शातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, जो कि आपके सातवाहन से संबंधित था, तो इसके बारे में हमने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा था। तो जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। इसमें आगे आप देख सकते हैं जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति थी उसमें एक दरबारी कवि हरिसेन ने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं एवं उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है, जिससे निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं आर्यावर्त। वर्तमान भारत के उत्तरी क्षेत्र में 9 शासक थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो पहला आप इसमें देख सकते हैं आर्यावर्त। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं आर्यावर्त के बाद इसमें आया था दक्षिणापथ के 12 शासक आते थे। इन सब से हारे जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद आपका आता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। इससे समुद्रगुप्त की विजय के अलावा उसके साम्राज्य विस्तार, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, अन्य राजाओं द्वारा उसकी अधीनता स्वीकार करना, विवाह संबंध आदि की भी जानकारी मिलती है, जो आपके प्रयाग प्रशस्ति में जानकारी मिलती है। उसमें ये सभी जानकारी दी गई है। अब आगे आप इसमें देख सकते हैं बाह्य इलाके। बाह्य इलाके के शासक संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो ये सभी पॉइंट्स आप बाह्य इलाके के अंतर्गत याद रखेंगे। अब आगे आप इसमें देख सकते हैं समुद्रगुप्त के बाद आता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, जिनका शासनकाल था 380 से लेकर 412 ईस्वी। हमने जो कल आपके 6 to 8 मतलब कि जो अपर प्राइमरी लेवल के 2019 के जो क्वेश्चंस को सॉल्व किया, सीजी टेट का जो क्वेश्चन पेपर था, तो उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल आया था कि इनके जो कार्यकाल थे उनके बारे में आपको बताना था। सबसे पहले आपका कौन सा शासक आएगा। तो ये सभी जो आप देख रहे हैं आज की जो क्लास से आपको समझ में आ जाएगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम थ्योरी में बिल्कुल उन्हीं सभी चीज़ों को पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, तो ये नाम भी आप इसमें याद रखेंगे। आप सबसे पहले देख सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम था, उसके बाद आपका आया समुद्रगुप्त, फिर आपका आया विक्रमादित्य, जिसे आप चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी नाम आप इसमें लाइन से याद रखेंगे। आगे आप इसमें देख सकते हैं समुद्रगुप्त के बाद संभवतः रामगुप्त शासक हुआ। जो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक हुआ, किंतु यह एक दुर्बल शासक था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। तो इनके जो क्रम थे उनके बारे में आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं थ्योरी में आपको इनके क्रम के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। आगे आप इसमें देख सकते हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रय देता था। उसके दरबार में 9 रत्न थे: कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटक पर, वराह मेहरिया और वर रुचि। तो ये जो 9 रत्न थे उनके नाम भी आप याद रखेंगे। आपके एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान 399 से लेकर 412 ईस्वी भारत पर यात्रा करने आया था। जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन चीनी यात्री यात्रा करने आया था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फाहियान भारत यात्रा पर आया था। फाहियान अपनी पूरी यात्रा विवरण में कहीं भी किसी सम्राट का उल्लेख नहीं करता है। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। आगे आप इसमें देख सकते हैं कालिदास के नाटकों की एक विशेषता यह है कि राजा एवं ब्राह्मण संस्कृत बोलते हैं, जबकि महिलाएं एवं समाज के अन्य लोग प्राकृत भाषा का उपयोग करते हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की। ये भी नाम आप इसमें याद रखें, जिन्होंने महाराजा दुष्यंत एवं शकुंतला के बीच प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कालिदास ने किसकी रचना की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि
अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी, जिसमें उन्होंने महाराजा दुष्यंत एवं शकुंतला के बीच प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। तो ये चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। अब आगे आप वर्धन वंश के बारे में देखेंगे। वर्धन वंश में लिखा गया है कि पुष्यभूति राजवंश भी वर्धन राजवंश के रूप में जाना जाता है। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर की थी। यह वंश हूणों से हुए संघर्ष के कारण प्रसिद्ध था। तो ये सभी चीज़ें आप वर्धन वंश के बारे में याद रखेंगे। अब आगे आप इसमें देख सकते हैं हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन ने लगभग 1400 वर्ष पहले 606 से लेकर 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत के क्षेत्रों पर शासन किया था। हर्षवर्धन के दरबारी जो कवि थे वो थे बाणभट्ट, ये भी नाम आप इसमें याद रखेंगे। उन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए राजा बनने तक का वर्णन है। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखेंगे। और वेनसांग काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहा था। जो चीनी यात्री वेनसांग थे वो काफ़ी समय तक के लिए हर्ष के दरबार में रहा था। तो ये सभी चीज़ें आप हर्षवर्धन के बारे में याद रखेंगे। आगे आप इसमें देख सकते हैं हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई जो कन्नौज के शासक थे, जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर हर्ष को पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा की नदी पार की, तब दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो ये सभी चीज़ें आप हर्षवर्धन के बारे में याद रखेंगे। एक एक पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्योंकि पूछे जाते हैं। अब आगे आप देख सकते हैं पल्लव और चालुक्य के बारे में। पल्लव और चालुक्य जो थे 6 से लेकर 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का जो राजा था कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था। जो चालुक्यों का राज्य था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। तो ये भी नाम आप इसमें याद रखेंगे। आगे आप इसमें देख सकते हैं जो चालुक्यों की राजधानी थी वो ऐहोल थी। ये भी क्वेश्चन हमने देखा था कि जो चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी, वो ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिरें थी। तो आप देख सकते हैं आपके एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको थ्योरी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिल्कुल डीपली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आपके लिए थ्योरी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। जो आपके पुलकेशिन द्वितीय थे वो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। जितने भी आपके राजा हैं और उनकी जो प्रशस्ति है वो किसके द्वारा लिखी गई है, इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आप इसमें देख सकते हैं जो रवि कीर्ति के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को आगे बढ़ने से रोका। चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से पल्लव और चालुक्य दोनों वंश दुर्बल होते गए। इनको अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। जो पल्लव और चालुक्य दोनों वंश दुर्बल होते गए, इसीलिए इनको राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो ये सभी पॉइंट्स आप चालुक्यों के बारे में याद रखेंगे। अब आगे आप इसमें देख सकते हैं राज्यों में जो प्रशासन था उसके बारे में हम देखेंगे। नए राजाओं में से कुछ ने महाराजाधिराज राजाओं के राजा, जो महाराजाधिराज है उसे ही राजाओं का राजा कहा जाता है। त्रिभुवन चक्रवर्ती 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मण के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे और इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से में लगान मानकर वसूला जाता था। जो कर होता था लगान, उसको मानकर इसे वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था।
राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों का नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। तो ये सभी चीज़ें जो होते थे राजाओं के द्वारा उनसे कर वसूला जाता था। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। अब आगे आप इसमें देख सकते हैं, जो कुछ राजा होते थे पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ ही साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। सेना नायकों को कोई भी नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। जो आपके सेना नायक थे उन्हें किसी भी प्रकार का नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में से इनको कुछ भूमि दान दिया जाता था। जो वेतन नहीं देते थे वो उनको कुछ भूमि दान दे देते थे। जो दी गई भूमि से इन्हें कर वसूलते थे। जो इनको भूमि दी जाती थी उनसे ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे तथा साथ ही साथ वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। तो इस प्रकार से उस टाइम का कार्यकाल चलता था। अब आगे आप इसमें देख सकते हैं, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है, जिसमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे। ये भी पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। जो ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन था उसे सभा के नाम से जानते थे। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे उन वहां ऊर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। जहां पर भी भूस्वामी ब्राह्मण नहीं रहते थे वहां के जो ग्राम सभा थे उनको ऊर नाम से जाना जाता था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जहां पर भूस्वामी ब्राह्मण नहीं रहते थे उसे किस सभा के नाम से जाना जाता था, तो उसे ऊर नामक सभा के नाम से जाना जाता था। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। नगरम व्यापारियों को एक संगठन का नाम था। तो आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ये सभी जो टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं उसे आप अच्छे से देखिए और एक एक पॉइंट को आप याद करते हुए चलेंगे, तभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। इसमें आप देख सकते हैं जो मरुभूमि होते हुए भी अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। वास्तव में अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, वे घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो बेदुइन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो आपके वो होते हैं घुमक्कड़ कबीले। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता था। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अरब में एक नए धर्म की शुरुआत की। इस नए धर्म का नाम इस्लाम था। इस्लाम में अल्लाह की सर्वोपरि को माना गया है। तो ये पॉइंट्स भी आप इसमें याद रखेंगे। आगे आप इसमें देख सकते हैं कालांतर में इस्लाम का प्रसारी उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, भारत तक हो गया। अरब व्यापारी लोग इस महाद्वीप के तटीय क्षेत्रों में भी इस नए धर्म को ले गए। भारत पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सबसे पहले आक्रमण किया। तो ये पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। जो भारत पर 712 ईस्वी में सिंध पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, तो वो किया था आपके मोहम्मद बिन कासिम ने। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये नाम आप इसमें याद रखेंगे। अब आगे आप इसमें देख सकते हैं जो संस्कृति और एवं विज्ञान है उसके बारे में हम देखेंगे। कल्चर एंड साइंस। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है। ऑप्शंस इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वर्णिम युग ही आपके गुप्त काल को कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप इसमें याद रखें, डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आप इसमें देख सकते हैं इस काल में भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित, खगोल शास्त्र, धर्म, दर्शन, स्थापत्य कला तथा मूर्ति कला आदि के क्षेत्र में नए आविष्कार हुए थे। इसीलिए इसे स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। इसमें आगे आप देख सकते हैं इसी समय 7वीं जो शताब्दी थी उसमें दक्षिण भारत में पल्लव के अधीन स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का विकास हुआ था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 7वीं शताब्दी थी, जो आपकी 7वीं शताब्दी थी उसमें जो दक्षिण भारत थे उसमें पल्लवों के जो अधीन थे किसका विकास हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि कला एवं मूर्ति कला का इसमें विकास हुआ था। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं गणित तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने गणित तथा विज्ञान विषयों की पुस्तकों का आविष्कार भी इसी काल में किया था। कागज का आविष्कार भी गुप्त काल में ही किया गया था। तो आप देख सकते हैं कितने विभिन्न प्रकार के चीज़ों का इसमें आविष्कार हुआ था, इसीलिए इसे स्वर्ण युग के नाम से
जाना जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे, एक एक पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे आप इसमें देख सकते हैं लौह स्तंभ के बारे में। लौह स्तंभ के अंतर्गत लिखा गया कि महरौली दिल्ली, जो आपकी महरौली है वो दिल्ली में स्थित है, में कुतुब मीनार परिसर में स्थित यह लौह स्तंभ जो आयरन पिलर है, भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका लौह स्तंभ है वो कहाँ स्थित है, तो आपके महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में ये स्थित है, जो कि आपका लौह स्तंभ है, जिसे आप आयरन पिलर के नाम से भी जानते हैं। आगे आप इसमें देख सकते हैं इसका जो निर्माण है वो लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन जो इसका है 3 टन से भी ज़्यादा है। तो ये पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। आपके जो आयरन पिलर है उसके बारे में ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आप इसमें देख सकते हैं इसमें चंद्र नामक एक शासक का उल्लेख है। ये भी पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे, जो चंद्र नामक शासक है उसका इसमें उल्लेख है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। इस स्तंभ की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। अब आगे आप इसमें देख सकते हैं ईंटों और जो पत्थरों की इमारतें थी उसके बारे में। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि स्तूप का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ होता है टीला। यह विभिन्न प्रकार के आकार के थे, कहीं यह गोल थे तथा कहीं पर लंबे थे, कहीं पर ये छोटे थे, कहीं पर ये बड़े थे। सभी स्तूपों में एक समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। इन डिब्बों में बुद्ध तथा उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तु या कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके वो स्तूप है उसके अंदर ये सभी चीज़ें रखी जाती हैं। प्रारंभिक जो स्तूप है उसमें धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में जो टीले थे उसको ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उसे गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया था। तो ये सभी चीज़ें आप स्तूप के बारे में याद रखेंगे। और जो स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते थे। तो वेदिका किसे कहते थे ये भी आप इसमें याद रखेंगे। जो स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था और इसे ही वेदिका कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ें आप स्तूप के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं जो रेलिंग तथा तोरण मूर्ति कला की जो सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। जो देवी देवताओं हैं उसके नाम भी आप इसमें याद रखेंगे। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। आगे आप इसमें देख सकते हैं मंदिरों का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। गर्भगृह से भी आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि गर्भगृह जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता था। मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। जो काफ़ी ऊंचाई तक आपका निर्माण किया जाता था उसे शिखर कहते थे। ये जो आपके सभी क्वेश्चन हैं वो सबसे ज़्यादा आपके CTET फिर जितने भी आपके शिक्षक भर्ती होते हैं उनमें आते हैं। आपके CGTET में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सभी जितने भी आपके टीचिंग संबंधित एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ये जो सीरीज़ चलाई जा रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सकें। इसमें आप आगे देख सकते हैं मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। अब मंडप किसे कहते थे ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह होता है आपका एक सभागार जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जो थ्योरी है उसे आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब स्तूप तथा मंदिर के बारे में आप देखेंगे। स्तूप तथा मंदिर होते हैं उनको बनाने के लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना तथा उनको तय किए गए स्थानों पर पहुंचाया जाता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों तथा फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। जो शानदार मंदिर तथा स्तूपों का निर्माण करने वाले शिल्पकार थे उसको सारा खर्चा राजा रानी देते थे, क्योंकि राजा रानी के द्वारा ही ये जो मंदिरें थे उनको बनाए जाते थे। तो उनके द्वारा ही शिल्पकारों को सारा खर्चा दिया जाता था। इसमें आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। उदाहरण के लिए जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था।
तो ये जो उदाहरण लिखा गया है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं जो अजंता की चित्रकला है उसके बारे में आप देखेंगे। ये भी अजंता की जो गुफाएं हैं उससे भी आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अजंता की पहाड़ियों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। इन चित्रों के जो रंग थे 1500 साल के बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अजंता की जो चित्रकला है उसे किसके द्वारा बनाई जाती है, तो ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए जाते थे। ये भी आप इसमें याद रखेंगे। आगे आप महाकाव्य और पुस्तकें के बारे में देखेंगे। जो महाकाव्य और पुस्तकें थी, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर कथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। लगभग 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। तो ये भी नाम आप इसमें याद रखेंगे। आपके एग्जाम में ये पूछा गया है कि 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध जो तमिल महाकाव्य का नाम था सिलप्पादिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। तो ये नाम आप इसमें याद रखेंगे। आगे आप इसमें देख सकते हैं एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को लगभग 1400 साल पहले संत नार द्वारा लिखा गया था। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। जो मणिमेखलाई थी वो भी एक तमिल महाकाव्य थी जिसे संत नार के द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। कालिदास संस्कृत में लिखते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत थी। इस कालिदास की जो रचना है उसके बारे में भी आप याद रखेंगे। इनकी जो रचना थी सबसे प्रसिद्ध रचना वो मेघदूत थी और ये संस्कृत में अपने लेख लिखते थे। इसमें एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपने संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता था। इस काल में बहुत सारी हिंदू धार्मिक कहानियों का संकलन किया गया जिसमें पुराण प्रमुख है। पुराण जो था आपका एक लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं जिन्हें सुनने का अधिकार केवल महिलाओं एवं शूद्रों को भी था। महाभारत एवं रामायण दोनों महाकाव्यों का समाज में काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था। महाभारत ही एक भगवत गीता का अंश है। महाभारत एवं पुराणों के जो रचयिता थे वो वेद व्यास को माना जाता है। जो आपके महाभारत और पुराण के जो रचयिता थे उसके रचयिता थे वेद व्यास तथा संस्कृत में रामायण की जो रचना की थी वो वाल्मीकि ने की थी। जो रामायण की रचना की थी वो वाल्मीकि ने की थी। ये आपके सीधे सीधे शिक्षक भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है कि रामायण की रचना किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए कि वाल्मीकि ने की थी। और ये भी आप इसमें याद रखें कि महाभारत और पुराणों की जो रचयिता थे वो किसके द्वारा की गई थी, वो थे आपके वेद व्यास द्वारा। तो ये सभी जो जितने भी आपके महत्वपूर्ण पुराण महाभारत रामायण हैं इन सभी के जितने भी रचयिता हैं उन सभी के नाम आप इसमें याद रखें क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं गणित एवं जो विज्ञान की पुस्तकें हैं उसके बारे में आप देखेंगे। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी थी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें इन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से होते हैं। जो आपके दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से ही होते हैं। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया था। आर्यभट्ट ने वृत्त की परिधि को नापने की विधि निकाली थी जो उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। आपका गुप्त काल था इसीलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कितने विभिन्न प्रकार के चीज़ों का इसमें आविष्कार किया गया था। आगे आप इसमें देख सकते हैं यद्यपि अंकों का प्रयोग पहले से होता आ रहा है परंतु इस काल में भारत के गणितज्ञों ने एक चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई थी। तब तक यह यूरोपों में फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आगे आप इसमें देख सकते हैं कागज का आविष्कार। कागज के आविष्कार के बारे में आप देखेंगे। कागज का आविष्कार लगभग 1900 साल पहले काई लुन नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। जो कागज का आपका आविष्कार हुआ था वो आपका किया था काई लुन नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा, तब सुखाकर उसे कागज बनाया गया। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं कागज बनाने की यह तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। जैसे आपने रेशम के बारे में पढ़ा था कि रेशम को भी आपके
आपका गुप्त रखा गया था काफी वर्षों तक। लगभग 1400 साल तक पहले यह कोरिया तक पहुंची, उसके बाद ही यह जापान तक फैल गई। लगभग 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची, उसके बाद यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया के अन्य भागों में फैल गई। धीरे धीरे ये फैलने लगी, लेकिन स्टार्टिंग में इसे बहुत ही सदियों तक गुप्त रखा गया था। दोस्तों, यहाँ तक हमने जो गुप्त काल है उसके बारे में आपका डिटेल से यहाँ पर हमने पढ़ा। अब इससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में निम्न में से किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल? तो इसके बारे में मैंने बताया ही था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुप्त काल। गुप्त काल को ही स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, इसमें से आपको सत्य कथन बताना है। 6ठी शताब्दी में थानेश्वर नामक जगह पर वर्धन वंश का उदय हुआ था। इसी समय उत्तर भारत में चालुक्य एवं पल्लव जैसे राजवंशों का उदय हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केवल ए। 6ठी शताब्दी में थानेश्वर नामक जगह पर वर्धन वंश का उदय हुआ था, ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, इसमें से भी आपको सही कथन बताना है। समुद्रगुप्त ने 324 ईसा पूर्व से 380 ईसा पूर्व तक शासन किया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न तो ए न ही बी। तो जो आपकी समुद्रगुप्त की जो शासन काल थी वो थी आपकी 335 ईसा पूर्व से लेकर 380 ईसा पूर्व तक, ना कि 324 ईसा पूर्व से 380 ईसा पूर्व तक। तो 335 से लेकर 380 ईसा पूर्व इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो आपका समुद्रगुप्त की प्रशस्ति प्राकृत भाषा में लिखी गई थी, ये भी इसमें गलत है, क्योंकि जो इनकी प्रशस्ति लिखी गई थी वो प्राकृत में नहीं बल्कि संस्कृत में लिखी गई थी। तो ये दोनों पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। और हमने थ्योरी में इसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, तो थ्योरी को आप 2 से 3 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन आंसर अच्छे से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, कौन सा कथन गलत है, यह आपसे पूछा गया है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। यह प्रशस्ति इलाहाबाद में अशोक की स्तंभ पर खुदी हुई है। तो न तो ए और न ही बी, दोनों इसमें गलत नहीं है, क्योंकि ये दोनों इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। इसमें हरिसेन ने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है। इसके अनुसार आर्यावर्त में 9 शासक थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराया था। आर्यावर्त के बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते थे, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि समुद्रगुप्त के बारे में ये सभी जो चीजें लिखी गई है वो बिल्कुल इसमें से सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। समुद्रगुप्त की मां कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। चंद्रगुप्त के पिता समुद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये जो दोनों हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे और बी इसमें बिल्कुल दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। हर्षवर्धन ने लगभग 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत के क्षेत्रों पर शासन किया। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। चीनी यात्री इत्सिंग काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहा। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। तो इसमें जो असत्य है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इत्सिंग थे वो काफी समय तक हर्ष के दरबार में रहा, यही इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इत्सिंग यहाँ पर नहीं था बल्कि वेनसांग जो थे वो यहाँ पर काफी समय तक थे। तो इत्सिंग यहाँ पर नहीं आएगा बल्कि वेनसांग आएगा। तो ये नाम आप इसमें याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। पल्लव की राजधानी उज्जैन थी। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य थे। तो इसका जो सही कथन हो जाएगा, मतलब कि गलत जो आपसे पूछा गया वो इसमें हो जाएगा पल्लवों की राजधानी उज्जैन थी। ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पल्लवों की राजधानी उज्जैन नहीं थी बल्कि इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। तो ये नाम आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कालिदास ने उस काल के राज दरबार का वर्णन किया है। इनके नाटकों में राजा एवं ब्राह्मण प्राकृत बोलते हैं। इसमें दुष्यंत एवं शकुंतला के बीच प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। इसमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जो कालिदास ने उस काल के राज दरबार का वर्णन किया है, तो ये भी इसमें सही है। और जो इसमें दुष्यंत एवं शकुंतला के बीच प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है, ये भी इसमें सही। लेकिन इनके जो नाटकों में राजा एवं ब्राह्मण थे वो प्राकृत बोलते थे, यही इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लोग प्राकृत नहीं बोलते थे, बल्कि इनकी जो भाषा थी वो थी इनकी संस्कृत में ये बात करते थे। बल्कि जो महिलाएं एवं जो समाज के जो अन्य लोग थे वो इसमें प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे। तो ये दोनों इसमें सही हो जाएंगे और ये इसमें गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। राजा अपने सामंतों, किसानों, व्यापारियों तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी नहीं करता था। सभी राज्यों में उत्पादक, किसानों, पशुपालक, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते। इसमें से आपको सत्य कथन बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये जो बी ऑप्शन है, वही इसमें बिल्कुल सत्य है, बाकी जो ए है ये इसमें गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत पर निम्न में से किसने सर्वप्रथम हमला किया था? मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग, बाबर या मोहम्मद बिन कासिम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। तो जो भारत में सर्वप्रथम किसने हमला किया था, तो वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, प्रशस्ति के बारे में गलत कथन आपको बताना है। राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी, कवि, विद्वान व्यक्तियों द्वारा लिखे जाते थे। प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। तो इसका जो गलत कथन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इन्हें प्रायः राजा लिखते थे, वो इसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? लगभग 1500 साल पहले, 1400 साल पहले, 1300 या फिर 1200 साल पहले? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लगभग 1500 साल पहले। ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, लौह स्तंभ के बारे में कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। इसमें चंद्र नामक एक शासक का उल्लेख किया गया है, यह संभवतः मौर्य वंश के थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो यह संभवतः मौर्य वंश के थे, ये इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी जो चंद्र नामक एक शासक का उल्लेख है ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके मौर्य वंश नहीं बल्कि गुप्त वंश के थे, तो ये नाम आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो दोनों कथन है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो ए और बी दोनों इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं, गलत कथन आपको बताना है। लगभग 2000 साल पहले अमरावती में स्थित स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती। तो इसमें जो गलत कथन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ना तो ए और ना ही बी, मतलब कि ये दोनों सही हैं, इसीलिए कोई भी इसमें गलत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। मंदिरों में यह स्थान जहां लोग एकत्रित हो सकते थे, यह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे। गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्तियों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था। यह वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। तो इसमें जो गर्भगृह के बारे में आपको सही जो कथन है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें सही हो जाएगा आपका वह स्थान जहां मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को क्या कहा जाता था? ग्राम भोज का, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ या मंडप? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मंडप। जहां पर लोग इकट्ठा होते थे उसे मंडप कहा जाता था। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं, तो सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में किसमें लिखी थी? पाली, संस्कृत, प्राकृत या हिंदी? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका संस्कृत। संस्कृत में इन्होंने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 20।
कौन सा कथन सही है इसमें? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत भाषा में आर्यभट्टियम नामक की पुस्तक लिखी थी, तो ये इसमें बिल्कुल सही है। आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में भी तर्क दिया था, तो ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो दोनों इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वृत्त की परिधि को नापने की विधि का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट, आइंस्टाइन, अरस्तु या न्यूटन? तो आर्यभट्ट ने वृत्त की परिधि को नापने का भी आविष्कार किया था और इसके बारे में हमने थ्योरी में भी बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। तो थ्योरी को आप 2 से 3 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपसे ये सभी जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व होंगे। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं आपको बिल्कुल डेली रूप से फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सकें, और लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। और जिन्हें भी ये सभी की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।